आज का लेक्चर होगा लुसेंट सामान्य ज्ञान का। हम लोग शुरू से अध्ययन करेंगे। ओके, शुरू से अध्ययन करने का मतलब है कि आज हम स्टार्टिंग पीरियड में हैं। ओके, आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान का बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कैसे क्लास चलेगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। सबसे पहला चीज़, लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शुरू से एकदम शुरू से हम लोग चलेंगे। ओके, तो पहला जो टॉपिक है, हम लोग इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बुक खरीदना है तो आप देख सकते हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, यहाँ पे जीके लिखा हुआ रहेगा। और फिर ये लेखक सुनील कुमार सिंह के नाम से रहेगा और लुसेंट पब्लिकेशन का रहेगा। एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये बुक। ओके, देखिए। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक लेंगे और पेज नंबर आपको सबसे पहले हमको बताना था। पेज नंबर इसलिए कि आपके थंबनेल पर पेज नंबर दिखेगा। ओके, तो 1 नंबर पेज से लेकर 4 नंबर पेज तक हम लोग आज चर्चा करेंगे। मीन्स यहाँ तक हम आज चर्चा करेंगे। ओके, 1 से लेके 4 तक। तो आइए हम लोग सबसे पहला चीज़ कि क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो लुसेंट सामान्य ज्ञान का इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लुसेंट सामान्य ज्ञान का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ओके, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत यहाँ देख रहे होंगे, प्राचीन भारत सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंध, साक्ष्य। पहला है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं। कौन कौन सा वेद 4 हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं। पहला हम लोग जानेंगे ऋग्वेद क्या होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं।
इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। खिल किसको कहा जाता है? तो इसके 8वें मंडल के हस्तलिपि ऋचाओं को खिल कहा जाता है। देखिए खिल। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना को यादि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्ति और पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ओके, अब देखिए नोट दिया हुआ है। नोट में आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ओके, तो नोट में जो भी बात बोला गया है बहुत ही सच्चाई रहता है, इसलिए आप जरूर से ज़रूर उसको ध्यानपूर्वक समझें। अब देखिए वर्तमान में जैसे अब देखिए ईसा पूर्व एवं ईसवी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो इसके बारे में जानकारी क्या लेना है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर मीन्स ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व मीन्स B.C मीन्स इसका मतलब क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट कहा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी अन्नो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ओके, चलिए अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका नोट किस प्रकार से दिया गया है। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है और अगला है यजुर्वेद। अभी हम लोग देखे हैं ऋग्वेद, उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखिएगा शस्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। अगला है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थववेद है अर्थवा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साफ वशीकरण, आशीर्वाद स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य
आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अगला पॉइंट जो लिखा है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट, सबसे पहले आपको जानना चाहिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये याद रखें, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ओके, नोट में पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। नोट में है पुराणों एवं मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अगला पॉइंट है, स्त्री की सर्वाधिक घिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, अगला है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।
पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। यूनानी रोमन लेखक, पहला में है यूनानी रोमन लेखक, दूसरा में है चीनी लेखक, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अरबी लेखक, और चौथा कुछ अन्य लेखक हैं उसके बारे में। यूनानी रोमन लेखक में पहला कौन है? टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रटस तथा आस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस अगला है। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे थे वो सब क्या थे? यूनानी रोमन लेखक थे। ओके, ये 9 लेखक। अगला चीनी लेखक 3 हैं, फाहियान, संयुगन, हेनसांग। तो सबसे पहला फाहियान है, इनके बारे में जान लेते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने परिवार में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग है, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है।
इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ओके, नोट में हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ओके, और इसी में चीनी लेखक में चौथा नंबर है इतिसंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। अब देखिए, जो अगला है अरबी लेखक। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे चीनी लेखक। चीनी लेखक कितने हैं? 4 हैं। ओके, 4। अब अरबी लेखक पे हम लोग आते हैं। अरबी लेखक अलबरूनी यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियाँ, पूर्ति कला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा है इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अगला है कुछ और लेखक हैं, मीन्स अन्य लेखक, मीन्स तारानाथ और मार्को पोलो के बारे में भी जान लेते हैं। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, मीन्स पॉइंट वाइज पॉइंट करके हम लोग इसको पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशियन माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत का होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का नोट में है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा, एपिग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। कश्मीरी नवपाषाणिक
पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापर्ण भी कहा जाता है और कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ओके, समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु मीन्स पुडुचेरी के निकट पड़ता है। ये अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में जानिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा मीन्स सर्वभूमि, वर्तमान में इसको म्यांमार बोला जाता है। वर्मा मलाया मीन्स स्वर्णद्वीप, कंबोडिया मीन्स कंबोज और जावा मीन्स यवद्वीप से स्थापित हुए। ओके, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है डार्क किया हुआ। यहाँ भी डार्क किया हुआ। तो सबसे पहले डार्क का हम कभी भी बताएंगे तो लास्ट में बताएंगे। ओके, तो डार्क किया हुआ जो रहता है इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए याद करने के लिए इसको लास्ट में बोला गया है। पुराण और संबंधित वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से है। वायु पुराण गुप्त वंश से है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो डार्क किया हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, इधर साइड है अभिलेख, इधर साइड शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख मीन्स कौन सा शासक थे? कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभी है। रुद्र दामन। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। तो आज हम लोगों ने लुसेंट सामान्य ज्ञान का 1 पेज से लेकर 4 पेज तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।